हम जब भी एशियन कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो हमें मल्टीपल सिविलाइजेशन, डायनेस्टी, कॉन्फ्लिक्ट, डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, टेररिज्म, इंडस्ट्रीज, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, पॉवर्टी सब देखने को मिलता है। एशियन कॉन्टिनेंट इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे कई सौ सालों तक लूटा गया है, करोड़ों लोगों को मारा गया है, न्यूक्लियर अटैक तक किया गया है। पर इन सब के बावजूद आज एशियन कॉन्टिनेंट के कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत से मामलों में यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत आगे हैं। पर यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि एशियन कॉन्टिनेंट में बहुत से देश आज भी अंडर डेवलप्ड हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि एशियन कॉन्टिनेंट में ऐसे कौन से देश हैं जो पावरफुल है, स्ट्रांग है और डेवलप्ड है, और कौन से ऐसे देश हैं जो आज भी अंडर डेवलप्ड है। और ये जानने के लिए हमें एशियन कॉन्टिनेंट को दो मेन रीजन में डिवाइड करना होगा। पहला रीजन है साउथ एशिया रीजन, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स हैं। दूसरा रीजन है ईस्ट एशिया रीजन, जिसमें चाइना, हांगकांग, मंगोलिया, ताइवान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और जापान है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साउथ एशिया और ईस्ट एशिया रीजन की कंट्रीज को डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों रीजन में सबसे ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और डेवलप रीजन कौन सा है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इकोनॉमी की बात करें तो साउथ एशिया रीजन की नॉमिनल GDP टोटल $4 ट्रिलियन के आसपास है, जिसमें से $3 ट्रिलियन GDP तो सिर्फ भारत की है। उसके बाद बांग्लादेश की GDP $353 बिलियन की है, पाकिस्तान की GDP $263 बिलियन की है, श्रीलंका की GDP $84 बिलियन की है, नेपाल की GDP $36 बिलियन की है, भूटान की GDP $3 बिलियन की है और मालदीव्स की GDP $6 बिलियन की है। वहीं ईस्ट एशिया रीजन की बात करें तो उसकी नॉमिनल GDP $25 ट्रिलियन की है, जिसमें से चाइना की GDP $16.6 ट्रिलियन की है, जापान की GDP $5.3 ट्रिलियन की है, साउथ कोरिया की GDP $1.8 ट्रिलियन की है, ताइवान की GDP $759 बिलियन की है, हांगकांग की GDP $368 बिलियन की है, नॉर्थ कोरिया की GDP $28 बिलियन की है और मंगोलिया की GDP $14 बिलियन की है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम ईस्ट एशियन कंट्रीज से कम है। जाहिर सी बात है, जब GDP कम होगी तो पर कैपिटा इनकम भी साउथ एशियन कंट्रीज की कम होगी। पॉवर्टी की बात करें तो साउथ एशिया में पॉवर्टी ईस्ट एशिया के मुकाबले ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान का पॉवर्टी रेशियो 39% है, भारत का पॉवर्टी रेशियो 21% है, बांग्लादेश का पॉवर्टी रेशियो 20.5% है, नेपाल का पॉवर्टी रेशियो 18.7% है, मालदीव्स का पॉवर्टी रेशियो 8.2% है, भूटान का पॉवर्टी रेशियो 8% है, श्रीलंका का पॉवर्टी रेशियो 4% है। पर फ्यूचर में श्रीलंका में गरीबी बढ़ेगी क्योंकि श्रीलंका एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ईस्ट एशिया रीजन की बात करें तो मंगोलिया का पॉवर्टी रेशियो 28% है, चाइना का पॉवर्टी रेशियो 10 से 15% के बीच है। एक्चुअली चाइना प्रॉपर डाटा किसी को देता नहीं है, इसीलिए चाइना में कितनी गरीबी है ये बताना बहुत मुश्किल है। पर कहीं कहीं पे आपको चाइना की पॉवर्टी रेशियो 0.6% देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये चाइना की नेशनल पॉवर्टी लाइन का डेटा है। चाइना ने अपने देश में पॉवर्टी कैसे कैलकुलेट की है ये किसी को भी नहीं बताया, और मुझे लगता है कि चाइना का ये फिगर फेक है। वो इसलिए क्योंकि हांगकांग की बात करें तो हांगकांग का पॉवर्टी रेशियो 19.9% है, जिसे चाइना ने अभी कब्जाया है। हांगकांग की पर कैपिटा इनकम $46,000 है, चाइना की $11,800 है। हांगकांग की आबादी सिर्फ 75 लाख है, चाइना की 144 करोड़ है। तो इतनी ज्यादा आबादी और पर कैपिटा कम होने के बावजूद चाइना ने हांगकांग से जल्दी पॉवर्टी कम कर दी, ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही है। इसके अलावा साउथ कोरिया का पॉवर्टी रेशियो 9.4% है, जापान का पॉवर्टी रेशियो 5.5% है, ताइवान का पॉवर्टी रेशियो 1.5% है। लिटरेसी रेट की बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज लिटरेसी के मामले में भी ईस्ट एशियन कंट्रीज से पीछे है।
श्रीलंका की लिटरेसी रेट 91% है, भारत की लिटरेसी रेट 77.7% है, बांग्लादेश की लिटरेसी रेट 73.9% है और पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 59.3% है। वहीं चाइना की लिटरेसी रेट 96.4% है, साउथ कोरिया की लिटरेसी रेट 97% है, ताइवान की लिटरेसी रेट 98.8% है और जापान की लिटरेसी रेट 99% है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भी साउथ एशियन कंट्रीज ईस्ट एशियन कंट्रीज से पीछे है। साउथ एशियन कंट्रीज में श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.782 है, मालदीव्स का 0.719 है, भारत का 0.645 है, बांग्लादेश का 0.632 है, भूटान का 0.617 है, नेपाल का 0.602 है, पाकिस्तान का 0.557 है। वहीं ईस्ट एशिया की बात करें तो जापान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.919 है, ताइवान का 0.916 है, साउथ कोरिया का भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.916 है, चाइना का 0.761 है और मंगोलिया का 0.735 है। फॉरेन रिजर्व की बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज का टोटल फॉरेन रिजर्व $716 बिलियन है, जिसमें से अकेले भारत का फॉरेन रिजर्व $638 बिलियन है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व भारत का है। बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व $48 बिलियन का है, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व $19 बिलियन का है और नेपाल का फॉरेन रिजर्व $11 बिलियन का है। वहीं ईस्ट एशियन कंट्रीज का टोटल फॉरेन रिजर्व 6.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसमें से चाइना का फॉरेन रिजर्व 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। फॉरेन रिजर्व के मामले में चाइना की रैंक फर्स्ट है। उसके बाद जापान का फॉरेन रिजर्व 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। फॉरेन रिजर्व के मामले में जापान की रैंक सेकंड है। ताइवान का फॉरेन रिजर्व 543 बिलियन डॉलर्स है, जिसकी रैंक सिक्स्थ है। हांगकांग का फॉरेन रिजर्व 497 बिलियन डॉलर्स है, जिसकी रैंक सेवंथ है। साउथ कोरिया का फॉरेन रिजर्व 463 बिलियन डॉलर्स है, जिसकी रैंक 8 है। मिलिट्री पावर की बात करें तो साउथ एशियन रीजन में सिर्फ भारत और पाकिस्तान मिलिट्री पावरफुल देश हैं, पर बाकी के देश जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स बहुत वीक हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत की मिलिट्री पावर की रैंक 4th है, पाकिस्तान की 10th है और बांग्लादेश की 45 है। मिलिट्री बजट की बात करें तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट भारत का है, जो $73 बिलियन है। पाकिस्तान का मिलिट्री बजट इस साल कम होकर $10 बिलियन का हो गया है। बांग्लादेश का मिलिट्री बजट $4.2 बिलियन का है। वहीं ईस्ट एशिया रीजन के मिलिट्री पावर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स चाइना की मिलिट्री रैंक 3rd है और चाइना का मिलिट्री बजट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है, जो $252 बिलियन है। जापान की मिलिट्री रैंक 5th है और जापान का मिलिट्री बजट $49 बिलियन है। साउथ कोरिया की मिलिट्री रैंक 6th है और साउथ कोरिया का मिलिट्री बजट $45 बिलियन है। तो मिलिट्री के मामले में भी साउथ एशियन कंट्रीज ईस्ट एशियन कंट्रीज के मुकाबले वीक हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया भर के देशों को टक्कर दे रहा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का लोहा आज सब मानते हैं। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को भारत से 8 साल पहले खुली थी, पर उसने आज तक एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया। तो ये हाल है साउथ एशियन कंट्रीज का स्पेस टेक्नोलॉजी में। वहीं ईस्ट एशियन रीजन की बात करें तो चाइना के पास CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जापान के पास JAXA जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, साउथ कोरिया के पास कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कीरा है, चाइना की CNSA और जापान की JAXA वर्ल्ड की बेस्ट स्पेस एजेंसीज में से एक है। इन सब के साथ भारत के इसरो की टक्कर होती है। तो कंपैरिजन से एक बात तो क्लियर हो गई है कि ईस्ट एशिया साउथ एशिया से ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग, मिलिट्री पावरफुल और डेवलप है। जहां साउथ एशिया में इकलौता भारत है जो अपने रीजन को स्ट्रांग बना रहा है, वहीं ईस्ट एशिया में चाइना, ताइवान, जापान और साउथ कोरिया अपने रीजन को स्ट्रांग बना रहे हैं। जहां साउथ एशिया में सबसे कमजोर कड़ी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका है, वहीं ईस्ट एशिया में सबसे कमजोर कड़ी नॉर्थ कोरिया और मंगोलिया है। फ्यूचर की बात करें तो साउथ एशिया में भारत और बांग्लादेश का फ्यूचर ब्राइट है। यही दोनों देश हैं जो इस रीजन को डेवलप कर सकते हैं। बाकी के देश जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। नेपाल और भूटान को डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मालदीव्स की इकॉनमी सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से चलती है। वहीं ईस्ट एशिया की बात करें तो उसका फ्यूचर एज यूजुअल जैसा आज है वैसा ही रहेगा। बस कुछ सालों बाद चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हाँ, पर अगर साउथ चाइना सी में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस समय हालात डिफरेंट होते हुए दिखेंगे। अच्छा, ये कंपैरिजन देखने के बाद आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर से घूम रहा होगा
कि किन कारणों की वजह से साउथ एशियन कंट्रीज ईस्ट एशियन कंट्रीज से पीछे रह गई हैं, तो इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।